चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं, नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नई शिक्षा नीति पर बोले पीएम मोदी, असली काम तो अब शुरू हुआ है, अब तक ये पुराने ढर्रे पर चल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 के तहत 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर एक सम्मेलन को संबोधित किया। आज की अगली बड़ी खबर आपके सामने। आज के मुख्य समाचार देखते रहे लगातार। भारत चीन विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद बोले ओवैसी, क्या मोदी सरकार ने भारत की जमीन सरेंडर कर दी? ओवैसी ने लिखा, हमने विदेश मंत्रियों के संयुक्त बयान को देखा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन से लद्दाख में लैब पर अप्रैल से पहले वाली स्थिति में आने के बारे में क्यों नहीं कहा? कांग्रेस पार्टी न्यूज। सोनिया गांधी ने कांग्रेस में किया बड़ा बदलाव, गुलाम नबी आजाद समेत इन सभी को महासचिव पद से हटाया। बिग ब्रेकिंग फ्रॉम कांग्रेस पार्टी में बड़ा फेरबदल किया गया है। इस फेरबदल में 23 नेताओं की तरफ से पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखी गई चिट्ठी की गूंज भी साफ सुनाई दे रही है। फेरबदल की प्रक्रिया में G23 के अगुवा गुलाम नबी आजाद की महासचिव पद से छुट्टी कर दी गई है। वहीं कई नए चेहरों को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। कांग्रेस पार्टी संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए गुलाम नबी आजाद को महासचिव पद से हटाया गया। सोनिया गांधी ने बतौर अध्यक्ष अपने कामकाज में मदद के लिए 6 सदस्यीय स्पेशल कमेटी का गठन किया। सोनिया ने बेटी प्रियंका गांधी समेत कुल 9 महासचिव नियुक्त किए हैं। 23 नेताओं द्वारा लिखी चिट्ठी के बाद कांग्रेस के भीतर जिस बदलाव की आहट लगातार महसूस की जा रही थी, शुक्रवार की देर शाम उसका खुलासा हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बड़े पैमाने पर संगठन के भीतर बदलाव कर डाला। इनमें जहां कांग्रेस वर्किंग कमेटी से लेकर राज्यों के प्रभारी महासचिव और प्रभारी सचिव तक बदले गए, वहीं कांग्रेस के भीतर संगठन चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। एक और बड़ी खबर आपके सामने, मुख्य समाचार सुनते रहे लगातार। नीरव मोदी प्रत्यर्पण मामले में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज कार्चू ने ब्रिटिश कोर्ट में दी गवाही, कहा भारत में नहीं मिलेगा निष्पक्ष सुनवाई का मौका। नीरव मोदी एक्स्ट्राडिशन केस। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय कार्चू ने शुक्रवार को ब्रिटेन की एक अदालत में भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के पक्ष में गवाही दी। नीरव के प्रत्यर्पण के मामले में कार्चू ने कहा कि कारोबारी को भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई का मौका नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मार्कंडेय कार्चू ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के पक्ष में दी गवाही। कार्चू ने शुक्रवार को भारत से लाइव वीडियो लिंक के जरिए लंदन की अदालत में दी गवाही। कार्चू ने भारतीय न्यायपालिका को भ्रष्ट बताते हुए कहा कि नीरव को यहां निष्पक्ष सुनवाई का मौका नहीं मिलेगा। लंदन। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मार्कंडेय कार्चू ने शुक्रवार को भारत से लाइव वीडियो लिंक के जरिए भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण फ्यूजिटिव डायमंड मर्चेंट नीरव मोदी के मामले में हीरा कारोबारी की ओर से गवाही दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि नीरव मोदी को भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई फ्री एंड फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिलेगा। उनकी गवाही को भारत सरकार की ओर से अभियोजन पक्ष ने चुनौती दी। आज की एक और बड़ी खबर आपके सामने। आज के मुख्य समाचार देखते रहे लगातार। क्या कंगना रनौत के दफ्तर में BMC की कार्रवाई पर नाराजगी प्रकट की थी? जाने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का जवाब। शिवसेना बनाम कंगना रनौत मामले में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की प्रतिक्रिया आई है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर के कथित अवैध निर्माण ढहाए जाने के को लेकर नाराजगी प्रकट की थी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें मौजूदा शिवसेना नीति सरकार से कोई समस्या नहीं है और उन्होंने शासन में हस्तक्षेप नहीं किया है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा, मैं उद्धव जी से बात करता रहूंगा। दरअसल बता दें कि BMC की कार्रवाई के बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी बात सामने आई थी कि कोश्यारी ने नाराजगी जताई है। सूत्रों ने कहा था कि राज्यपाल कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के प्रधान सलाहकार अजय मेहता को बुधवार को तलब किया था, जब बंगले का कथित अवैध हिस्सा ढहाया गया था। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल ने इसे लेकर उन्हें अपनी नाराजगी से अवगत कराया था। आज की बड़ी खबर आ रही है आपके सामने। आज के मुख्य समाचार देखते रहे लगातार। लद्दाख में तनाव कम करने भारत और चीनी सेनाओं के बीच अगले हफ्ते हो सकती है कोर कमांडर स्तर की बातचीत।
पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने के लिए भारत और चीन की सेनाओं के बीच अगले सप्ताह की शुरुआत में कोर कमांडर स्तर की बातचीत होने की संभावना है। इस वार्ता में दोनों देशों के बीच 5 सूत्री समझौते के कुछ प्रावधानों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सरकारी सूत्रों ने शुक्रवार को इस बारे में बताया। विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी के बीच बृहस्पतिवार की शाम हुई वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच यह समझौता हुआ। जयशंकर और वांग ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की बैठक से इतर मॉस्को में मुलाकात की। सूत्रों ने बताया कि भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सेना के रुख पर करीबी नजर रखेगी और देखेगी कि वह जयशंकर वांग के बीच वार्ता में बनी सहमति के आधार पर तनाव कम करने के लिए कितनी गंभीर है। दोनों मंत्री इस बात पर सहमत हुए कि दोनों पक्ष चीन भारत सीमा मामले संबंधी सभी मौजूदा समझौतों और नियमों का पालन करेंगे, शांति बनाए रखेंगे तथा किसी भी ऐसी कार्रवाई से बचेंगे जो तनाव बढ़ा सकती है। हालांकि इस समझौते में सैनिकों के पीछे हटने और शांति सौहार्द बहाल करने के लिए समय सीमा का जिक्र नहीं किया गया है। आज की बड़ी खबर आपके सामने। आज के मुख्य समाचार देखते रहे लगातार। इसराइल से यूएई के बाद बहरीन ने भी किया शांति समझौता। इसराइल और खाड़ी देश बहरीन अपने संबंधों को पूरी तरह से सामान्य बनाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते करने पर सहमत हुए हैं। इस बात की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट किया, 30 दिनों के अंदर इसराइल के साथ शांति समझौता करने वाला दूसरा अरब देश। आज की बड़ी खबरें आपके सामने देखते रहे लगातार। आज के मुख्य समाचार। भारत चीन सीमा विवाद पर हो सकती है पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात। क्या भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर वो हासिल कर पाए जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नहीं कर सके थे। मसलन गुरुवार को चीन और भारत के विदेश मंत्रियों की मॉस्को में हुई बैठक के बाद जिन 5 बिंदुओं पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है उन्हें भारत के साथ चीन में भी सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है। चीन से प्रकाशित अंग्रेजी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दोनों देशों द्वारा जारी किए गए साझा बयान की चर्चा करते हुए कहा है कि दोनों देशों के बीच हुई सहमति न सिर्फ सीमा पर उत्तेजना को ठंडा करेगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों को लगता है कि ये दोनों देशों के नेताओं के बीच मुलाकात का रास्ता भी प्रशस्त करेगी। आज की बड़ी खबर आपके सामने देखते रहे लगातार। आज की मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश गोकशी के मामलों में सबसे ज्यादा लोगों पर एनएसए। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का इस्तेमाल सबसे ज्यादा गोकशी के मामलों में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत इस साल अब तक 139 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिनमें आधे से ज्यादा मामले गोहत्या से संबंधित हैं। एनएसए की कार्रवाई और गोहत्या के सबसे ज्यादा मामले बरेली परिक्षेत्र में आए हैं। राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी के मुताबिक इस साल अगस्त तक यूपी पुलिस ने राज्य में 139 लोगों के खिलाफ एनएसए लगाया है, जिनमें से 76 मामले गोहत्या से जुड़े हैं। बरेली जोन में इस दौरान 44 लोगों पर एनएसए के तहत मामला दर्ज किया गया है। 37 लोगों पर जघन्य अपराधों के लिए, जबकि महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध के मामलों में अब तक 6 लोगों के खिलाफ एनएसए लगाया गया है। यूपी में एनएसए के तहत इस साल की शुरुआत में ही 1 दर्जन गिरफ्तारियां नागरिकता संशोधन विधेयक यानी सीएए के खिलाफ हुए प्रदर्शनों से जुड़ी हुई हैं, जिनमें गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान का मामला भी शामिल है। दोस्तों, आज का कार्यक्रम हमारा यही समाप्त होता है। जल्द ही लेकर आएंगे हम आपके लिए नई खबरें।